Hi guys, Amisha this side, and this is my first YouTube video in which I am going to discuss the chapter first of Statistics for Economics book. Okay, and this is the class 11th book, and in this video I'll be discuss the chapter 1 of this book, and there are the topics which I'll be going to be discussed in this video. Okay, so firstly, as the book name is Statistics for Economics, so we should know few terms like what is statistics and what is economics. Okay, so basically we'll start with the stats, not with the stats, with economics. Firstly we should know what is economics. So देखिए इकोनॉमिक्स शुरू कैसे होता है. ठीक है, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट using scarce resources to fulfill your wants. As we all know कि जो resources हैं they are limited. Okay, but हमारी जो wants है it is unlimited. Okay, so economics में होता ही क्या है कि आप अपनी wants को कैसे fulfill करें limited resources के साथ. ठीक है, जिससे कि आपकी want satisfy हो सके. ओके, सो इकोनॉमिक्स समझ में आया. अब मैं आपको एक एग्जांपल लेकर चलती हूँ. ठीक है, इकोनॉमिक्स का एग्जांपल लिया. आपके घर में हमेशा बजट, मतलब आपके पेरेंट्स पहले ही डिसाइड कर लेते हैं ना. आपकी मदर जो होती हैं वो पहले ही बता देती है कि इस साल हम इतने का खर्चा करेंगे, 2000 3000. सो कई बार ऐसा भी टाइम आता है कि भाई आप इतने पैसे नहीं होते, बट फिर भी शी मैनेज्ड इट. कैसे करती हैं कि पहले वो बोलते हैं कि चलो अगर हम 5000 अगर हम खर्च कर रहे हैं ग्रोसरी पे फॉर एक मंथ के लिए, तो वो क्या करेंगी, अगर कभी 3000 भी यूज करना पड़े तो वो कर लेती है. क्यों? क्योंकि उन्हें पता है. ठीक है, जो बेस्ट एग्जांपल है इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र जिसे हम कहते हैं, हम मदर को लेकर चल सकते हैं कि हमें पता है कि वो लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ भी वो सभी का काम चला सकती है. ठीक है, समझ रहे हो. जैसे कि एग्जाम्पल ले लो आप, चावल. भाई चावल बनाए आपने, ठीक है, बिल्कुल सिंपल चावल बनाए जिसमें नमक भी नहीं है, जीरा कुछ भी नहीं है, सिंपल सादे चावल. ठीक है, अब इससे आप क्या क्या कर सकते हो. ठीक है, चावल, चलो चावल दाल के साथ खा लिए. अब चावल रात को किसी को पसंद नहीं आ रहे, ठीक है, उसको फ्राई चावल कर उनको फ्राइड कर लिया. ठीक है, अब चलो कुछ को फ्राई कर लिया और कुछ बोल रहे हैं कि मेरे को वो खानी है खीर. ठीक है, तो आपने कुछ की खीर बना दी. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, रिसोर्सेज स्कार्स होती हैं. ठीक है, बट उनका अल्टरनेटिव यूजेस भी होता है. अब चावल थोड़े से थे, उनका यूजेस भी हमने 3 तरह से कर लिया. एक तो सादे तो थे ही, एक को फ्राई कर लिया, और फिर तीसरे को जो थोड़े बचे थे उनको क्या, उनकी खीर बना ली. तो इनसे पता चल गया कि इनके यूजेस भी बहुत ज्यादा है. ठीक है, सो इकोनॉमिक्स समझ में आया. अब हम करेंगे स्टैट्स. स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या होता है, स्टोर ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जितनी इसमें देखिए क्वालिटेटिव मेंशन नहीं करता, क्वालिटेटिव मैटर नहीं करता, क्वांटिटेटिव मैटर करता है. इसमें क्वांटिटेटिव ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स देखा जाता है. ये नहीं है कि इंडिविजुअल हो, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स देखा जाता है. ठीक है, ये नहीं कि आपने इंडिविजुअली कोई भी इंफॉर्मेशन कर ली और वो स्टैट्स हो गया, नो. ठीक है, ऐसा कभी कुछ नहीं होता. ठीक है, अब स्टैट्स का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि स्टोर, लेमन लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ, ज्यादा हार्ड डीप में नहीं जाऊंगी. ठीक है, सिंपली. ठीक है, स्टोर ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो स्टैटिस्टिक को हम प्लूरल नाउन भी कहते हैं, सिंगुलर नाउन भी. प्लूरल में बेसिकली आपको पता है प्लूरल किस चीज के लिए यूज होता है, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा के लिए. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नंबर. इसमें क्या होगा, ये क्या, इसका मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर और न्यूमेरिकल डाटा सच एज पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, एम्प्लॉयमेंट स्टैट्स. एग्जांपल क्या है, पॉपुलेशन स्टैट्स. अब भाई हम पॉपुलेशन, आपको पता है कि 10 साल डिकेड में किया जाता है. ठीक है, 10 साल बाद, 10 साल बाद. ठीक है, तो इसमें जितनी, अब ये नहीं है कि अच्छा हमने ये किया, एक एक घर में पता लगा लिया, अच्छा 5 मेंबर है तो सभी गांव में जितने भी घर होंगे उन सभी में 5 मेंबर होंगे. ऐसा कभी कुछ नहीं होता है. ठीक है, उसके लिए फुली प्रिपेयर्ड. अब वो कैसे होंगे, कलेक्ट करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, फिर इंटरप्रेट करेंगे. तो इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई पॉपुलेशन का. ठीक है, तो प्लूरल में वो बिल्कुल इंफॉर्मेशन देखेगा, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, मतलब ये नहीं कि एक से हो गया, वो नंबर्स लेगा न्यूमेरिकल डाटा के. और सिंगुलर में क्या होता है, ये साइंस होती है
स्टैटिस्टिक्स की और स्टैटिस्टिकल मेथड की। अब आपको पता है स्टैटिस्टिक्स अगर आप कलेक्ट करना चाहते हो, देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स एंड मेथड्स थ्रू विच यू कैन कलेक्ट अ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये नहीं कि आपने सोचा और हो गया, नो, इट विल टेक टाइम एंड इट हैज different methods and techniques to collect an information. Okay, so now further, so there are different terms which has been used in this chapter. The first one is consumer. कंज्यूमर से आप क्या समझते हैं? ठीक है, कंज्यूमर वो नहीं होता जो बाय करता है। ठीक है, कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो कंज्यूम करता है। एग्जाम्पल लेकर चले पैडीगिरी का। ठीक है, अगर आप ओनर हो, आपके पास कोई भी पेट है, ठीक है, डॉग है एग्जाम्पल, ठीक है, आप गए, आपने बाय किया, ठीक है, तो आप कस्टमर हो, आप कंज्यूमर नहीं हो। ठीक है, आपने बाय किया, आपने दिया और अपने डॉग को खिलाया, तो वो क्या हो गया, जो डॉग है वो बनेगा हमारा कंज्यूमर। ठीक है, बिकॉज ही इज फाइनली he is the consumer who consuming the goods and services. Okay, then consumption से क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हो यार। कंजम्पशन बेसिकली मीन्स कंजम्पशन आप कितना कर रहे हो जिससे आपकी वांट सेटिस्फाई हो सके, कितनी मात्रा में गुड्स और सर्विसेज को आप ग्रहण कर रहे हो। ठीक है, जिससे आपकी वांट सेटिस्फाई हो सके। देन प्रोड्यूसर एग्जाम्पल फार्मर, जो प्रोड्यूस करता है। इन शॉर्ट, अगर आपकी मम्मी गेहूं लाई है, दैट डजंट मीन कि वो प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर होगा फार्मर्स, क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तभी आपकी मम्मी गेहूं लेकर आई है। ठीक है, प्रोडक्शन में सिंपली देखो, जैसे कंज्यूमर में वांट सेटिस्फाई होनी चाहिए, वैसे ही प्रोडक्शन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए भाई, और ज्यादा कुछ नहीं। प्रोडक्शन कैसे होगा, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। अगर आप रिवेन्यू बहुत ज्यादा मात्रा में जनरेट हो रही है और कॉस्ट आपकी उतनी नहीं लगी, भाई प्रॉफिट ही प्रॉफिट। बट अगर आपकी रिवेन्यू जो है वो बहुत कम जनरेट हो रही है और कॉस्ट आपकी उससे डबल लगी है, तो आपको लॉस होगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन इस वे में करना चाहिए कि आप जो इनपुट्स बाय कर रहे हो, रॉ मटेरियल्स बाय कर रहे हो, ठीक है, वो आपके मिनिमम कॉस्ट पे आ जाए, और जो आप फिर सेल करोगे फाइनल गुड बना के जो उसे सेल कर रहे हो, उससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट, मतलब बहुत ज्यादा रिवेन्यू जनरेट हो उससे, तो वो होता है प्रॉफिट। और ये किस में होता है, प्रोडक्शन के केस में। नाउ कम टू सेविंग क्या होता है भाई, इकोनॉमिक्स में सेविंग का भी बहुत बड़ा रोल है। सेविंग कैसे किया जा सकता है, ठीक है, गुल्लक, ठीक है, मम्मी होता नहीं पॉकेट मनी देती है हर महीने, हमारे टाइम पे तो नहीं होता था, बट स्टिल जब आपको गुल्लक में पैसे मिलते हैं तो वो आप सेविंग के तौर पे रख देते हो ना, कि फर्दर अगर कुछ इमरजेंसी आ गई देन वी विल टेक इट फ्रॉम दैट गुल्लक। ओके, तो सेविंग होता है कि वो इनकम जो आपने अर्न की है उसमें से वो पैसा जो आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया, बस सेव करके रख लिया। इन्वेस्टमेंट, अब आता है इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट किस पे कहते हैं, ठीक है, जो बेसिकली जो फर्म्स वगैरह होती हैं, ठीक है, या जो प्रोड्यूसर या कोई भी, ठीक है, वो ऐसे एसेट्स पे अब एसेट्स क्या होते हैं भाई, एग्जाम्पल मान लो फिक्स्ड एसेट जैसे कि बिल्डिंग हो गई, मशीनरी होगी, उसको आपने बाय कर लिया, और ये एसेट आप एक बार खरीदोगे बट आपको रिवेन्यू जनरेट करके देगा हर साल। ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो कर दी आपने एक बार, बट रिटर्न आपको बहुत बढ़िया मिल रहा है हर साल। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की आपने किसी भी मशीनरी में, ठीक है, वो आपको बहुत सारे भाई क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स बना के दे रही है, अच्छी भी चल रही है, तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट। अब आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसमें क्या करते हैं, ठीक है, ये रिलेट करती है, देखो इकोनॉमिक्स में हर जगह स्कार्स रिसोर्सेज आएगा। ठीक है, ये चीज तुम हमेशा याद रखना, तुम्हारी वांट्स बहुत ज्यादा है बट रिसोर्सेज स्कार्स है, नहीं हो पा रही यार फुलफिल। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ये रिलेटेड करता है स्कार्स मीन से। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपके रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है बट आपकी वांट्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम भाई देखो, हर जगह इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज से ही रिलेटेड है, या ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से, कि आप क्या चूज करें जिससे आपकी वांट सेटिस्फाई हो सके मिनिमम रिसोर्सेज के साथ भी। ठीक है, अब हम आते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैट से। ठीक है, ये करेंगे हम, फीचर्स के बाद हम स्टेजेस करेंगे, देन इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन।
सो फीचर्स क्या होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है। ये नहीं कि इंडिविजुअली आपने कुछ भी ले लिया तो वो हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, एग्रीगेट होना चाहिए फैक्ट्स। यहाँ स्पेशली ये लाइन भी मेंशन की है कि जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं वो एक्सप्रेस्ड होते हैं नंबर से। क्यों? आंकड़े, स्टैट्स का मतलब ही आंकड़े होता है, ठीक है। जितने भी स्टैट्स हैं वो एक्सप्रेस होता है नंबर से, मगर जितने भी नंबर्स हैं वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होते, ठीक है। सो सबसे पहला एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, ये नहीं इंडिविजुअली कुछ भी उठा के कर लिया ना, एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है। मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, ठीक है। क्वांटिटी में न्यूमेरिकल आ ही जाता है, ठीक है, क्वांटिटी। सो इसमें न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, ये नहीं कि आप स्मॉल या बिग यूज कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ दैट यू मस्ट यूज नंबर्स, ओनली देन इट विल बी कॉल्ड अ स्टैटिस्टिक्स, ओके। सो स्टैटिस्टिक्स, एक तो आंकड़े बहुत सारे होने चाहिए, दूसरे में आपको पता चल गया न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। थर्ड वन, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज। अच्छा, ठीक है, अब इससे क्या समझ में आता है भाई कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, इससे ये पता चलता है कि जो भी एग्जाम्पल लिया, अगर आपका प्राइस बढ़ गया, भाई प्याज का प्राइस बढ़ गया है, जैसे कि अब बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है, ठीक है, तो ये किस वजह से हो सकता है? ये सिर्फ इस वजह से नहीं कि प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसके भी कई रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला, प्रोड्यूसर बहुत कम प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन कम हो रहा है बट डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। एज आप, हाँ देखो, डिमांड एंड प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है, एक्सेप्शंस भी हैं बट प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप है। दैट मीन्स कि अगर आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है प्राइस कम हो जाएगा, और डिमांड बहुत कम है तो उसकी, सॉरी, हाँ ठीक है, और अगर आपकी डिमांड कम है प्राइस ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। फिर आता है रीजनेबल एक्यूरेसी। अब रीजनेबल एक्यूरेसी क्या होता है? अगर आप, इसमें क्या होता है कि जो भी आप को ध्यान, जैसे कि स्टैटिस्टिकल डाटा आप अगर आप कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको इस वे से कलेक्ट करना पड़ेगा कि वो पूरी सही इंफॉर्मेशन दे, ठीक है। जो एक्यूरेसी है वो किस पे डिपेंड करती है कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन किस पर्पस के लिए कर रहे हो, उसका नेचर क्या है, साइज क्या है, और रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं है। अगर ये सब है तो आपको एक्यूरेसी, पूरा एक्यूरेट डाटा आपको मिलेगा। फिर आता है प्री डिटरमाइंड पर्पस। अब ये कुछ भी, ये ऐसा तो है नहीं कि अगर आप कोई स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करने जा रहे हो तो आपके पास ऑब्जेक्टिव ही नहीं, आपको पता ही नहीं आप क्यों कलेक्ट करने जा रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा कुछ भी अगर आप स्टडी कंडक्ट करने जा रहे हो तो आपके पास हमेशा उसका ऑब्जेक्टिव होगा कि आप क्यों करने जा रहे हो, ठीक है। तो प्री डिटरमाइंड पर्पस होती है तभी आप कुछ कलेक्ट करने जा रहे हो, नहीं तो इतना टाइम और पैसा कौन लगाएगा, है ना। फिर आता है इन्यूमरेटेड या एस्टिमेटेड। भाई हम कई बार ऐसा भी होता है कि हम एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। सो एस्टिमेशन ऑफ डाटा कैसे होता है? देखिए, एस्टिमेशन होता है, एग्जांपल ले लिया, अब रैली, पीएम मोदी इतनी बड़ी रैली करते हैं तो मोदी मीडिया, सॉरी, जो मीडिया वाले हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ ऐसे ही देख के ही एस्टिमेशन लगा लेते कि भाई आज 3 लाख या 4 लाख लोग आए थे, ठीक है। तो कई बार इसमें एस्टिमेशन भी लगाया जाता है, ठीक है, और ये कलेक्टेड की जाती है भाई सिस्टमेटिक मैनर में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? ये नहीं आप भाग के गए, अच्छा किसी ने बोला आपको ये डाटा कलेक्ट करने जाना है, आप भाग के गए करके ले आए, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके लिए मतलब एक सिस्टमेटिक वे होता है जिसके थ्रू आपको जाके वो करना है, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल लो, आपको बोला गया कि आप ना डाटा कलेक्ट करके लाओ एग्जाम, मतलब मार्क्स के, स्टूडेंट्स कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, मगर आपने उन्हें यही नहीं बताया कि भाई कौन सी क्लास के, फीमेल्स के या मेल्स के, आपने कुछ नहीं बताया, तो इससे कुछ कंक्लूजन नहीं निकलेगा, ठीक है। हर चीज प्री डिटरमाइंड, जैसे ऑब्जेक्टिव है ना वैसे ही प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। फिर आता है प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितने भी न्यूमेरिकल्स अकेले हैं ना, उसको स्टैटिस्टिकल, देखो प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर का मतलब क्या आता है कि आप कंपैरिजन कर सको, ठीक है। एग्जाम्पल,
रोहन ने 60 मार्क्स किए 100 में से इंग्लिश में, ठीक है, और सोहन ने लिए 30। तो ये आप इस वे में रखोगे कि आप रिलेशन बना सकते हो, ठीक है, कि भाई अच्छा इसके इतने हैं, इसके इतने कम कैसे हैं, ठीक है। सो नाउ फर्दर देखो, ये भी लाइन बहुत ज़रूरी है। जितने भी न्यूमेरिकल्स डाटा है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता, बट स्टैटिस्टिक्स जो है वो सारे न्यूमेरिकल डाटा है, ठीक है। अब आएंगे स्टैटिस्टिक्स के सिंगुलर नाउन पे। स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन क्या है? कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, ठीक है। अब देर आर 5 स्टेजेस, ठीक है, 5 स्टेजेस होते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा के। सो द फर्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ डाटा। देखो ये स्टैटिस्टिकल डाटा और ये टूल विच वी यूज टू कलेक्ट द डाटा, ओके। सो द फर्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ डाटा। अब हम डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर ये हो गया तो फर्दर यही चीज यूज होगी सारे चैप्टर में ये, ठीक है। सेपरेटली इनके चैप्टर्स बनाए हुए। कलेक्शन ऑफ डाटा में क्या होता है? सेंसस और सैंपल टेक्निक यूज की जाती है, जो कि आपको फर्दर जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें अच्छे से पता चल जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में ऑर्गेनाइज्ड जो डाटा है उसके लिए आप अरे ऑफ डाटा करेंगे, और टैली बार्स वो करते नहीं है लाइंस खींच खींच के ऐसे करके, ठीक है। फिर आता है प्रेजेंटेशन। अगर हम कलेक्ट करेंगे तभी तो ऑर्गेनाइज करेंगे। ये तो है नहीं कि आपको पता ही नहीं है क्या कलेक्ट किया ऑर्गेनाइज करना शुरू हो गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कलेक्ट किया, ठीक है, आप गए कहीं, आपने कोई सामान, एग्जाम्पल ले लो, स्टोर का लेकर चलते हैं, ठीक है। स्टोर में, हाँ, जैसे रिलायंस स्टोर्स है ना, उसमें हर एक चीज रखी होती है। पहले आप सामान कलेक्ट करोगे, ठीक है। टूथपेस्ट वाला आपने कई सारी टूथपेस्ट जैसे कोलगेट, पेप्सोडेंट इकट्ठा की, फिर उनको ऑर्गेनाइज करोगे, ठीक है। कोलगेट को कोलगेट की जगह, पेप्सोडेंट को पेप्सोडेंट की जगह, ठीक है। फिर प्रेजेंट करोगे, ठीक है, इस वे में। अब प्रेजेंटेशन तो इसमें हम एग्जांपल नहीं ले सकते, बट एज प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं? टेबल्स में या ग्राफ्स में या डायग्राम बना के शो करके प्रेजेंट करोगे, ठीक है। फिर एनालिसिस ऑफ डाटा होगा। एनालिसिस कैसे होगा? परसेंटेज निकाल लिया, कितने परसेंटेज हम कोलगेट पेप्सोडेंट लेकर आए, एवरेज निकाल लिया, ठीक है, कितने उन्होंने भेजे थे और कितने हैं हमारे पास, ठीक है, और हर हफ्ते कितना आता है। कोरिलेशन, कोरिलेट किया कि अच्छा इतना आता है, ठीक है। रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाला, ठीक है। फिर लास्ट में हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, अच्छा तो हमने इतना लिया था। एनालिसिस के बाद इंटरप्रेट होगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, ओके। नाउ लास्ट थिंग, ठीक है। तो अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स इन इकोनॉमिक्स। तो इंपॉर्टेंस में क्या है? ये 7 पॉइंट है। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन और इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे पहला क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस्ड होता है, और ये जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो शो करता है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। नंबरों से ही तो, आंकड़ों से ही तो पता चलता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ना। फिर आता है इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। अब इंटरसेक्टोरल और इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन क्या होता है? इंटरसेक्टोरल में क्या होता है? कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट सेक्टर में। एग्जांपल ले लिया भाई, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम चल रही है, तो रूरल सेक्टर्स में देख लिया जितने भी इंडस्ट्री है, अर्बन सेक्टर्स में देख लिया जितनी भी इंडस्ट्रीज है, उनको कंपैरिजन किया। इंटरसेक्टरल में हम डिफरेंट सेक्टर को कंपैरिजन करते हैं, वाइल इंटरटेम्पोरल में हम समझते हैं कि भाई प्रॉब्लम हो कैसे रही है, ठीक है, चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, कैसे चेंज आ रहा है, ठीक है, क्या चीजें इफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, हम पता लगा सकते हैं कि भाई कॉज एंड इफेक्ट मतलब किस चीज, क्या कॉज है जिसकी वजह से हम अनएम्प्लॉयमेंट हो रही हो सकता है इतनी इंडस्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रीज है तो उसमें लेबर ज्यादा यूज कर रहे हैं, सॉरी मशीन्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लेबर के कंपैरिजन, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, क्योंकि अब लोगों को, मजदूरों को यूज़ ही नहीं किया जा रहा है एज अ लेबर, एज अ वर्कर, तो हम कैसे, अनएम्प्लॉयमेंट ही तो होगी क्योंकि मशीन्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। फिर आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज। अब इसे इकोनॉमिक थ्योरीज, इकोनॉमिक मेथड्स भी बनाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल ले लो, पॉपुलेशन की स्टडी होती है हर डिकेड में, ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इकोनॉमिक थ्योरीज बनेगी ना, ठीक है। अब जैसे इकोनॉमिक थ्योरीज वो प्राइस वाला बना हुआ है कि प्राइस ज़्यादा होगा, डिमांड कम है तो प्राइस ज़्यादा, ठीक है। तो वैसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज भी बनेंगी, ठीक है, कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है वो कंजम्पशन भी ज़्यादा करेंगी,
समझ रहे हो? इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, हम फोरकास्ट भी कर सकते हैं पिछले। अब फोरकास्टिंग तभी होगी ना, पास्ट इवेंट्स के बेसिस पे हम पास्ट इवेंट्स देखेंगे, फिर उसी के बेसिस पे फ्यूचर की हम फोरकास्टिंग करेंगे। फोरकास्टिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है। जैसे वेदर फोरकास्टिंग होती है ना, पूरा वेदर फोरकास्टिंग की तो मशीन्स है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। और इकोनॉमिक फोरकास्टिंग आपने देख लिया, अच्छा इस टाइम पे ऐसा हुआ था, अब देखो कोरोना वायरस है, ऐसी ही महामारी आई थी 1914 में, ठीक है, तब भी जो हुआ हम उसको लेकर फोरकास्ट कर सकते हैं कि भाई कोरोना वायरस में कितनी इकोनॉमी डाउन चली गई थी। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, हम पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है पॉपुलेशन का सर्वे किया आपने, आपको लगा इस बार तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसी के हिसाब से आप पॉलिसीज़ बनाओगे कि भाई कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कितना उनको फ्री एजुकेशन मिलेगा। फिर आता है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम मतलब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन उतना कर रहा है जितना कंजम्पशन कर सके, ये नहीं प्रोडक्शन और कंजम्पशन। इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वलिटी, ठीक है। तो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए कि प्रोडक्शन उतना ही हो जितना कंजम्पशन किया जा रहा है, कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए इट विल डजंट मेक एनी डिफरेंस। ओके, लिमिटेशंस क्या है, जो इसकी इंपॉर्टेंस है वही लिमिटेशन सिर्फ ये न्यूमेरिकल फैक्ट्स को ही बताता है, ठीक है। न्यूमेरिकल फैक्ट्स बता दिया, बिग स्मॉल, इसमें नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा 1 2 3 ऐसे करके। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, इंडिविजुअल का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, एग्रीगेट कोई लेकर चलता है। होमोजेनिटी ऑफ डाटा, डाटा होमोजीनियस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम कंपैरिजन नहीं कर पाते। रिजल्ट्स होते हैं ट्रू होते हैं जब एवरेज पे लेकर चलें, ठीक है। अब हम एवरेज मान के चले तभी ट्रू निकलते हैं, नहीं तो इंडिविजुअल लेकर चलेंगे नहीं। कैसे, देखो हमने मान लिया कि इस गांव में पर्सन एवरेज कमा लेता है 18,000, एवरेज निकाला 18,000, क्या पता अगर इंडिविजुअली लेकर चले तो कुछ 18,000 से कम, कुछ 18,000 से ज़्यादा, तो ये एवरेज के बेसिस पे है, इंडिविजुअली तो ये वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग, अब रेफरेंस आपने दी नहीं है, ठीक है, तो रिजल्ट रॉन्ग ही तो निकलेंगे। आपने बता दिया कि लॉ ऑफ डिमांड कहाँ वर्क कर रहा है, तभी तो वो सही निकलेगा रिजल्ट। अगर आप कहीं और लगाओगे वो लॉ ऑफ डिमांड का लो, कहीं और लगाओगे तभी तो सही निकलेगा। ये नहीं है कि आप कहीं ऐसी जगह लगा रहे हो कि जहां आपको पता ही ना चले कि हो क्या रहा है, ठीक है, तब तो वो गलत ही शो करेगा। और कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट, अब जिनको नॉलेज है वही यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आए, आपने हर जगह, आप इकोनॉमिक्स हो ही नहीं और आपने कर दिया सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो जिस प्रोफेशन में स्पेशलाइज्ड है, इकोनॉमिक्स में जो स्पेशलाइज्ड है वो ही यूज कर सकते हैं। प्रोन टू मिसयूज, इसका मिसयूज भी होता, मिसयूज कैसे होता है, अब बोला जाता है कि स्टैटिस्टिक्स क्ले मिट्टी की तरह है, जिससे आप भगवान भी बना सकते हो और शैतान भी, ठीक है, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। तो वही, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स को आप अच्छी तरह भी यूज कर सकते हो और बैड तरह भी। ओके, आज का चैप्टर फर्स्ट यहीं खत्म होता है।